हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार में लोकसभा हम पढ़ चुके, राज्यसभा हम पढ़ चुके। आज राष्ट्रपति के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, विशेष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्टली डिटेल राष्ट्रपति के बारे में हमारे को नॉलेज में होनी चाहिए। पहली बात कि अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या उपबंध है? मतलब भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 52 में ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी शामिल होते हैं। मतलब जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब हम ये मानते हैं कि भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। और भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें एक संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, और दूसरा वास्तविक प्रधान। जैसे मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहता है? राष्ट्रपति। और भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें एक वास्तविक प्रधान होता है, जिसमें एक संवैधानिक प्रधान होता है। एक तो क्या होता है? संवैधानिक प्रधान, और दूसरा क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान, अब जैसे हम ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, यानी कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। वो क्या है? भारतीय संविधान की वैधानिक कार्यपालिका का प्रधान, मतलब कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन आ गया? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन हो गया? प्रधानमंत्री। जैसे ब्रिटेन में जो स्थिति वहां के सम्राट की होती है, वही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की होती है। 4 चीजें बताई मैंने आपको सिंपली। यहां पर क्या क्या बताया कि अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है, या मान सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
भारतीय संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और भारत में ब्रिटेन जैसी संविधात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जहां एक को संवैधानिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। इसी प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? भारतीय राष्ट्रपति क्या है? वैधानिक प्रधान। और उसकी स्थिति भारत में कैसी है? ब्रिटेन के सम्राट जैसी है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट की वही स्थिति है जो भारत में राष्ट्रपति की है। इसके अतिरिक्त हम जस्ट आगे पढ़ेंगे कि योग्यताएं, कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, योग्यताओं के बारे में जैसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केंद्र के अंदर क्या आ गया? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब संसद। तो लोकसभा सदस्यों के लिए भी वही योग्यताएं हैं जो राज्यसभा के लिए है और जो राष्ट्रपति के लिए भी है। तो पहली बात तो वही कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति की जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसी प्रकार चौथा, वही कि वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो। वही योग्यताएं हैं जो योग्यताएं किसकी थी? राष्ट्रपति की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की थी। अब हम जो मुख्य बात पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। मुख्य क्या आ गया? अब हम हमारे पास टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन में जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। और यह चुनाव एकल संक्रमणीय, यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आधारित होता है। अब मुख्य किस अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में कौन सा ऐसा निर्वाचक मंडल है या कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, वो क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब इस जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? वो चीज कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पर होता है। अब इस निर्वाचक मंडल में, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। जैसे पहला चीज तो क्या आ गया कि संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, क्या चीज बताई मैंने आपको? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार दूसरा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों के, मतलब ये मान सकते हैं हम कि राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन, 70वें संवैधानिक संशोधन यानी जो 1992 में हुआ था संशोधन, इसके अंतर्गत संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। मतलब संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, दो चीजें आ गई, क्या क्या? कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है वो कौन कौन रहता है? पहला तो संसद के दोनों सदनों के, संसद का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन यानी 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब जो मुख्य बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित होता है। तो अब हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी संसद और संसद कौन कौन भाग ले लेता है इसमें? संसद, राज्यों तथा संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी मत पद्धति के अनुसार होगा जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि संसद, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव ऐसी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। अब ये इस चुनाव में पहली बात मतदान होता है, वो गुप्त रखा जाता है। इस चुनाव में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है, यानी गुप्त मतदान पद्धति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए, चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब ये न्यूनतम कोटा क्या है कि न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया जाता है, और यह सूत्र क्या है कि दिए गए वैध मतों की संख्या ओब्लिक निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित कोटा का मतलब क्या हो गया कि न्यूनतम कोटा का मतलब कि दिए गए वैध मतों की संख्या ओब्लिक निर्वाचित यही मान सकते हैं कि निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। भाग क्या गया? 1000। मतलब न्यूनतम कोटा की कहने का मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या कि संसद, राज्यों तथा संघीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव ऐसी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। और
यह मतदान गुप्त होता है और प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है? दिए गए वैध मतों की संख्या ऑब्लिग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। अब हम ये क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेते हैं। अब हम जो यहां का मुख्य बिंदु है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उसे अपने पदच्युति यानी उसको अपने पद से कैसे मुक्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, जैसे लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से मुक्त भी किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के अनुसार पद से मुक्त क्यों किया जाए? कि कहने का मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से मुक्त भी किया जा सकता है और उस पर अभियोग लगाने का अधिकार, इस पर अभियोग यानी महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों किसी भी सदन को प्राप्त है। मतलब संसद के किसी भी सदन को प्राप्त है। संसद के किसी भी सदन को प्राप्त है। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है और अभियोग लगाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। अब जो हम मुख्य बात पढ़ेंगे कि यह अभियोग किस प्रकार से लगता है, तो यह अभियोग की लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो यह अभियोग, मुख्य बात कि यह अभियोग किसी भी सदन में, पहली चीज जो होती है कि यह अभियोग किसी भी सदन में यानी किसी भी सदन में कुल सदस्यों के, किसी भी सदन में कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली चीज क्या गई कि यह अभियोग किसी भी सदन में कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन में प्रस्ताव पास होने के 14 दिन, प्रस्ताव पास होने के 14 दिन पश्चात अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। सदन में अभियोग लगाने वाले
पर विचार किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि किसी भी सदन में कुल अभियोग क्या है कि राष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वो किस तरह से लगाया जाता है कि यह अभियोग किसी भी सदन में कुल सदस्यों के 1/4 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव पास होने के 14 दिन पश्चात उस सदन में इस पर विचार किया जाता है। कितने दिनों बाद? 14 दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। और अगर महाभियोग का प्रस्ताव, अगर महाभियोग का प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो यह प्रस्ताव सदन के दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कहने का मतलब कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन के पास निर्णय हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन के पास क्या करने के लिए भेजा जाता है? जांच एवं निर्णय हेतु भेजा जाता है। और दूसरा सदन भी, मतलब ये तो क्या हो गया, पहले सदन के लिए बात हो गई। ये सब चीजें क्या हो गई यहां से यहां तक की तो पहले सदन के लिए हो गई। और अगर दूसरा सदन भी अपने कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति को ऐसी दशा में उसी तिथि से पदच्युत माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है? महाभियोग का क्या आया कि अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर उसे समय से पूर्व पदच्युत किया जाता है और यह अभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अब अभियोग लगाने वाले किसी भी सदन में कुल सदस्यों के 1/4 बहुमत से यह प्रस्ताव पास होता है और प्रस्ताव पास होने के 14 दिन पश्चात उस सदन में क्या किया जाएगा? पहले सदन में उस पर जांच एवं निर्णय किया जाएगा। अगर वो महाभियोग का प्रस्ताव कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस प्रस्ताव को आगे निर्णय एवं जांच के लिए कहां पर भेजा जाएगा? दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और अगर दूसरा सदन भी अपने कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसी तिथि से क्या माना जाएगा? अपने पद से मुक्त माना जाएगा। हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा? मुख्यतया राष्ट्रपति के बारे में, फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति और राष्ट्रपति पर महाभियोग।